Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Dear student, I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, as you know, we are discussing about chapter number 5, which is circular motion. Dear student, आज हम chapter number 5 की exercise को discuss करेंगे. और dear student, जैसा कि आप जानते हैं, smart syllabus introduce करवाया जा चुका है. इसी वजह से हम वही short question और numerical problem को discuss करेंगे, जो कि हमारे पास smart syllabus का हिस्सा है. अब बेटा सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर. ये स्टूडेंट वो कहता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन करें. दूसरे पार्ट में वो कहता है कि अगर हमारे पास एक व्हील है, उसका रेडियस मालूम है और कोई एक वेलोसिटी आपको बता दी जाती है, तो दूसरी वेलोसिटी कैसे मालूम करोगे. सबसे पहले बेटा कि हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. बेटा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम दी टेंजेंट टू दी सर्कल. ठीक है बेटा, यानी कि सर्कल के टेंजेंट के अलोंग हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है. अब बेटा जब किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने की कोशिश करते हैं, जब उसके वो फोर्स लगवाते हैं मूव करवाने के लिए, तो उसकी जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू दी सर्कल होती है. ठीक है बेटा, उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी. टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हम उस पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं. ठीक है बेटा, जो कि सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट. अब बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो हमारे पास की डायरेक्शन टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है. ठीक है बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सर्कल होती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है. इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है और जो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है. ठीक है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड. अब बेटा सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अगर हमारे पास एक व्हील है, उसका रेडियस हमें पता है, और कोई दोनों में से एक वेलोसिटी बता दी जाएगी, दूसरी वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे. बेटा हम पहले एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अब बेटा ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी. अब बेटा अगर तो आपके पास आर पता है और आपको ओमेगा भी दे दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी गई है, तो आप इजीली टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इस तरह अगर आपको v दे दी गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी और r दे दिए गए हैं, आप इजीली ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो इस एक्सप्रेशन की मदद से आप जो है वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. Now second short question है, explain what is meant by the centripetal force and why it must be furnished to an object if the object is to follow the circular path. अब बेटा इसके भी दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में वो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है, इसको एक्सप्लेन करें. दूसरे पार्ट में वो कहता है कि अगर एक बॉडी ने सर्कुलर पाथ को फॉलो करना है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी जरूरी क्यों है. अब बेटा सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है. अब इसको हमने डीपली डिस्कस किया था. सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, जो कि बॉडी को कंटिन्यूसली सर्कल के अंदर मूव करवाती है. ठीक है बेटा, इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल. ठीक है बेटा, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे डिनोट किया जाता है सी से. तो एफ सी फोर सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर ओवर आर. बेटा ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी थ्योरी के अंदर. एम की है मैस, वी की है वेलोसिटी, आर के रेडियस. ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी लगानी पड़ेगी. उसकी रीजन क्या है. डियर स्टूडेंट, अगर तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगाएं तो बॉडी सर्कल में मूव नहीं करेगी, वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल मूव करेगी, तो सर्कल के टेंजेंट मूव कर जाएगी. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि जब किसी बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करते हैं, जो फोर्स लगती है उस फोर्स की वजह से बेटा जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है. ठीक है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो बॉडी को टेंजेंट मूव करने से रोकती है और सर्कल में मूव करवाती है. क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो सेंटर सीकिंग फोर्स है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है. तो इसी वजह से बॉडी को क्या करती है, टुवर्ड द सेंटर मूव करवाती है. ठीक है बेटा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी ने सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना जरूरी है. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी विल मूव अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल के टेंजेंट मूव करने लग जाएगी.
नेक्स्ट बेटा 5.3 व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस। बेटा इसको भी हमने डिस्कस किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बेटा ये हमारे पास जो है किसी भी पार्टिकल का मास और सेंटर से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है हमारे पास, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जो कि आई से डिनोट होता है। आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मास आ गया, ये हमारे पास जो उसका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर और मास का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास डज इन द लीनियर मोशन। कि जैसे मास लीनियर मोशन के अंदर रोल प्ले करता है, वही रोल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन के अंदर करता है। लीनियर मोशन है तो हम इनर्शिया की बात करते हैं, एंगुलर मोशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो इनर्शिया वो हमारे पास मास ही। ठीक हो गया बेटा, तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी। नेक्स्ट है बेटा 5.4 व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा, अब पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट होता है, लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है बेटा, या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसे एल से डिनोट किया जाता है, विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। दोनों वेक्टर है हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे तो आर पी साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। आगे वो कहते हैं कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या है? According to law of conservation of angular momentum, the total angular momentum of the system remain constant when no external torque act on a body। ठीक है बेटा, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? जैसा कि आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जितनी भी बॉडी है, एक बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल का हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा। सब पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर लें, अगर नेट रिजल्ट कांस्टेंट आए, ठीक है, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वो ओबे कर रहा है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एन नॉट एम वी आर। बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी दफा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने शो करना है विल बी इक्वल टू एम वी आर। अब बेटा जैसे मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी बताया था, दो किस्म के एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स होती है, एक ऑर्बिटल होता है, एक स्पिन होता है। अब कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, वो स्पिन मोशन होती है। अब कोई बॉडी किसी और एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो वो ऑर्बिटल मोशन होती है। ठीक है बेटा, अब वो कहता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है, एल नॉट विल बी इक्वल टू एम वी आर। अब बेटा जैसा कि हमें डेफिनेशन पता है कि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, आर क्रॉस पी। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल हो या स्पिन हो, दोनों की हमारे पास वैल्यू सेम है, दोनों का फार्मूला सेम होगा, एल नॉट विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। बेटा मैग्नीट्यूड में करेंगे तो डेट विल बी आर पी साइन थीटा। थीटा एंगल किसके दरमियान है? आर और पी के दरमियान में। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हमने पी किया लीनियर मोमेंटम है, हमने क्या किया यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर ली। हमें पता है लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, यहाँ पर एम वी की वैल्यू पुट कर ली, तो एक्सप्रेशन बन गई आर एम वी साइन थीटा। अब बेटा इस केस में जो थीटा है वो किसके दरमियान एंगल है? हमारे पास आर और वी के दरमियान में। ठीक है बेटा, आर और वी के दरमियान में इस केस में हमारे पास एंगल है। अब बेटा देखिए आप, ये हमारे पास आर है, ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये वी है। अब हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, वो सर्कल के टेंजेंट होती है। बेटा ये टेंजेंट टू द सर्कल वेलोसिटी हो गई, ये बेटा रेडियस हो गई, ये आर वी। अब बेटा आर और वी के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो आर जो उसकी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड वी ऑलवेज डायरेक्टेड टेंजेंट टू दैट पॉइंट। तो बेटा इस पॉइंट पे अगर वी निकालनी है ये आ जाएगी, इस पॉइंट पे अगर आर निकालना है तो ये आ जाएगा। आर और वी के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है? 1। ठीक है बेटा, हमने ये पुट कर लिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गई? एल नॉट विल बी इक्वल टू एम वी आर। तो बेटा हमने यही चीज प्रूव कर ली। ठीक है बेटा, इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक हो गया मेरे बेटा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5.7 5.6 जो है स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया।
5.7 state the direction of following vectors in a simple situation. एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी. अब बेटा अगर हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब बेटा मोमेंटम के अंदर हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी. अब मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का. मास तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम ये कहते हैं जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी. ठीक है बेटा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी. इसी तरह जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की होगी. ठीक है बेटा. अब बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अभी पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया, इट ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो. ठीक है बेटा, तो दोनों की हमारे पास जो है डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो एंगुलर मोमेंटम की होगी, तो एंगुलर मोमेंटम की भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब बेटा इसको जो है राइट हैंड रूल की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन? राइट हैंड रूल क्या कहता है? होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू राइट हैंड, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में होल्ड करें. ठीक है. कर्ल योर फिंगर्स along the direction of rotation and erect thumb will show the direction of the angular velocity. अब बेटा राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप एक्सिस रोटेशन को अपना राइट हैंड पे रखें, अपनी जो है थंब को इरेक्ट करें और फिंगर को कर्ल करें. कर्लिंग फिंगर जो रोटेशन शो करेगा, इरेक्ट थंब जो उसकी डायरेक्शन शो करेगा. ठीक है बेटा, उसकी डायरेक्शन किया, उसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की. ठीक है बेटा, समझ आ गई राइट हैंड रूल से कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सिस रोटेशन क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट. एक्सिस रोटेशन को आपने अपने क्या किया, ग्रैप्स कर लिया राइट हैंड में. ठीक है. अपनी फिंगर को कर्ल करना है, थंब को आपने इरेक्ट रखना है. कर्लिंग फिंगर रोटेशन शो करेंगे बॉडी किस तरफ रोटेट कर रही है, और जो थंब है इरेक्ट थंब वो डायरेक्शन शो करेगी बॉडी किस तरफ, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है. अगर तो बेटा कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो जाहिर बात है थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. तो बेटा फिगर कर्ल कर लिए क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा, जो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड हो जाएगी. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन, हम इसको निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बाय मींस ऑफ द राइट हैंड. ठीक हो गया बेटा. नेक्स्ट हमारे पास 5.9 इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है. Why mud flies off the tire of moving bicycle? In what direction does it fly? Explain. अब बेटा वो कहता है कि जब जो when mud flies off the tire of moving bicycle, in what direction does it fly? वो कहता है कि जब मड क्या होता है, गारा, जो गारा वगैरह होता है ना. अब देखिए जब वो कहता है कि हमारे पास मूविंग बाइसाइकिल है, उसके टायर के साथ जो है मड लगा हुआ है, गारा लगा हुआ है. अब वो कहता है कि जब टायर मूव करेगा तो हमारे पास आपने बताना है जो वो जो मड है किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा और क्यों करेगा. ठीक है बेटा, कि हमारे पास किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा और क्यों करेगा, हमने ये चीज बतानी है. तो बेटा क्लियर हो गया कि हमारे पास मड जो है वो कब फ्लाई करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा. अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखें कि जब हमारे पास, देखिए जब हमारे पास मूविंग बाइसिकल चल रही है स्लोली, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चल रही है तो मड उसके साथ लगा हुआ है, ऐसे आपने ऑब्जर्व किया होगा. लेकिन जब अगर स्पीड को अपनी पकड़ लेते हैं, तेज स्पीड से अगर जब टायर मूव करता है तो क्या होता है कि जब हमारे पास जब अगर तो उसकी स्पीड स्लो है तो हमारे पास जो है एडेसिव फोर्स होती है, स्टिकिंग फोर्स होती है मड और टायर के दरमियान. ठीक है, वो क्या करती है, वो उस मड को स्टिक किए रखती है टायर के साथ. लेकिन जैसे ही स्पीड को बढ़ाते हैं तो वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो सेंटीमीटर फोर्स और एडेसिव स्टिकिंग फोर्स को क्या कर देती है, ओवरकम कर देती है, जिससे जो मड है वो क्या करता है, वो फ्लाई ऑफ कर जाता है फ्रॉम द टायर. और किस डायरेक्शन में करता है, टेंजेंट टू द टायर. ठीक है बेटा, वो क्या करेगा, वो जो है वो टायर के टेंजेंट फ्लाई ऑफ करेगा. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा आम रूटीन के अंदर कि जब आप बाइक पे जा रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कोई कीचड़ वगैरह से बाइक गुजरती है तो उसका जो कीचड़ है बैकवर्ड थ्रो होता है. ठीक है बेटा, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास जो मड होता है वो टायर के साथ चिपका हुआ होता है एडेसिव फोर्स की मदद से. बेटा ये जो एडेसिव फोर्स है इसे कहते हैं स्टिकिंग फोर्स, जो किसी भी चीज को जो स्टिक किया हुआ होता है. अब इसी फोर्स की वजह से जो मड है वो टायर के ऊपर स्टिक किया हुआ होता है. लेकिन जब स्पीड बढ़ती है, सेंटीमीटर फोर्स बढ़ती है, तो क्या कर देती है, वो सेंटीमीटर फोर्स इस एडिसिव फोर्स को ओवरकम करती है, जिससे टायर जो है वो, जिससे मड जो है वो टायर से जो फ्लाई ऑफ करता है, और किस डायरेक्शन में करता है, टुवर्ड दी टेंजेंट टू दी टायर.
टायर की टेंजेंट जो है वो फ्लाई ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई बेटा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास 5.10, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। A disc and hoop start moving down from the top of the inclined plane at the same time. Which one be moving faster on reaching the bottom? बेटा ये जब हमने रोटेशन किनेटिक इन ऑफ डिस्क एंड होप डिस्कस किया था, उसमें हमने स्पीड ऑफ डिस्क एंड होप भी डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब बेटा वो कहते हैं कि डिस्क है और एक होप है, ठीक है, दोनों जो है इंक्लाइंड प्लेन से जो है बॉटम की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आपने बताना है कौन सी जो है डिस्क फास्ट मूव करेगी या मूव करेगी। अब बेटा जो वेलोसिटी है हमारे पास डिस्क की ऑन रीचिंग द बॉटम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो कि हमने कैलकुलेट भी की हुई है, v डिस्क की हमारे पास 4/3 GH अंडर रूट। ठीक हो गया बेटा। अगर बेटा इसको सिंपलीफाई करें 4/3 अगर कर लिया GH अंडर रूट, अब 4/3 किसके इक्वल होगा, 4/3 अंडर रूट 1.15 GH अंडर रूट। अब बेटा ये वेलोसिटी आ गई डिस्क। इसी तरह अब हुप की निकाल रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ द हुप का हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन ड्राइव किया हुआ, दैट इज GH अंडर। ठीक है बेटा, डिस्क की कितनी आई थी, डिस्क की हमारे पास जो है देखिए, डिस्क की हमारे पास कितनी आई 1.15 GH अंडर रूट, हुप की कितनी आई खाली GH अंडर रूट। तो इसका मतलब हुआ कि जो डिस्क की वेलोसिटी है वो 1.15 टाइम्स हुप की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो हमें ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वेलोसिटी ऑफ डिस्क और वेलोसिटी और हुप, बेटा ये हमारे पास डिस्क की वेलोसिटी आ गई, ठीक है 1.15 इंटू GH, और ये हमारे पास हुप की आ गई GH अंडर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें ये यहाँ से मालूम होता है कि जो डिस्क की वेलोसिटी है वो हुप से 1.15 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द हुप। तो इसका मतलब है डिस्क जो है वो बॉटम पर जो है वो ज्यादा स्पीड से जो है मूव करेगी और बॉटम पर जल्दी पहुंचेगी बनिस्बत हुप के। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया, यानी कि जो डिस्क की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी हुप के मुकाबले। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डाइवर चेंज इट्स बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। अब बेटा ये हमने डीपली डिस्कस किया था एग्जांपल के तौर पर भी, कि वो कहता है कि डाइवर जब पूल के अंदर डाइव करता है वो अपनी बॉडी पोजीशन को क्यों चेंज करता है, डाइव करने से पहले भी चेंज करता है, डाइव करने के बाद भी करता है। अब बेटा ये एक एग्जांपल देखें, अब ये डाइवर है, अब डाइव करना चाह रहा है, डाइव करने से पहले उसने क्या किया था, अपनी आर्म्स अपनी लेग को फुली एक्सटेंड कर दिया। तो हमने देखा था इस सिचुएशन के अंदर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया था और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था। लेकिन जब उसने इस बोर्ड से जो है अपने आप को फ्लाई ऑफ करवाया, ठीक है, जंप करने के लिए, डाइव करने के लिए इनटू द वाटर, तो जब वो डाउनवर्ड आने लगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी न्यू पोजीशन आ गई, जिसको हमने I2 कहा था। ठीक है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जब इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को क्या करना है, उसने कंजर्व करना है। अब वो क्या करेगा, वो उसने अपने आप को डक शेप में अडॉप्ट कर लिया था। ऐसा क्यों किया था, ताकि वो जो है रोटेशन को बढ़ा सके, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट, एक्स्ट्रा कलाबाजियां खा सके, ताकि मोमेंटम अप टू समहाउ कंजर्व रहे। क्योंकि जब इस सिचुएशन पे आ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो जो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। उस एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, उसने अपने आप को डक शेप में किया, जिससे वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट उसको मिलेगी, और जिससे वो है हमारे पास उसकी जो रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज करेगी। और जब वो डाइव करने लगेगा इनटू द वाटर, डाइव करने से पहले अगेन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। तो डाइव करने से पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, डाइव करने जब इनिशियली जब उसने आपको पुश किया, पुश करने से पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमारे पास डाइव करने से जस्ट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेम हो जाएगा दोनों। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया उसने, और उसने अपनी बॉडी पोजीशन क्यों चेंज की, ताकि उस वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट गेन कर सके, एक्स्ट्रा कलाबाजियां खा सके, ताकि उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज और मोमेंटम कंजर्व रह सके। ठीक होगा बेटा, समझ आ गई। तो ये बेटा सारा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बिफोर लिफ्टिंग ऑफ द डाइविंग बोर्ड, diver legs and arms are fully extended, which means that the diver has large moment of inertia I1 at that position about the axis. The moment of inertia constantly reducing to a new position I2. बेटा इस पोजीशन के ऊपर I2 हो जाएगा when the legs and arm are drawn to duck shape। ठीक है बेटा, I2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, डक शेप में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, उसने क्या किया, डक शेप में आने से क्या हुआ, डक शेप में आने से उसने एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज किया। ठीक है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर दी। ठीक हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उसने सब कुछ किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा उसी वक्त ही रहेगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज। ठीक है बेटा। तो उसने एक्स्ट्रा कलाबाजियां खाने के लिए, एक्स्ट्रा समर साल्ट खाने के लिए अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज किया। क्यों चेंज किया? इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे कि इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम बॉडी टेक मेक सम एक्स्ट्रा समर साल्ट। ठीक है, उसने एक्स्ट्रा समर साल्ट लिया मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, इसी वजह से डाइवर ने क्या किया, अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है बेटा। बेटा दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।